स्टार्ट करते हैं। Yes, students, today we will discuss about the numericals of the capacitance, combination of capacitors. तो इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है। This is the first capacitor, second capacitor, third capacitor, and here this is the fourth one, and last one is connected here. And these are the 2 points A and B. Find equivalent capacitance between A and B. A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और इन कैपेसिटर्स के जो कैपेसिटेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने हैं। दिस इज ऑफ 12 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, and this is again 4 microfarad, and this one is of 16 microfarad. तो ये कैपेसिटर्स हैं, इस तरह से कनेक्टेड हैं, और आपको इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए सबसे पहला स्टेप इसमें क्या रहेगा। सबसे पहला स्टेप इसमें ये रहेगा कि आपको इन कैपेसिटर्स की नेमिंग करनी है। तो जैसे ये फर्स्ट कैपेसिटर है, इसको मैंने C1 लिख दिया। आप इधर से C1 C2 लिखना चाहें तो कहीं से भी लिख सकते हैं, बस इनको नेम्स दे देंगे C1 C2 C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। ओके, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो आंसर है यहाँ से। ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखाई दे रहा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो भी इसका कैपेसिटेंस आएगा वो इसके साथ में और इसके साथ में सीरीज में होगा। तो अभी आपको इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में कौन कौन से कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर है C2, C3 और C4। ये जो C2 है ये 8 माइक्रोफैरेड का है, और C3 जो है वो 4 माइक्रोफैरेड का है, C4 4 माइक्रोफैरेड का है। ये दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो मैं इसके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करूंगा, और इसके रिजल्टेंट को देखिए मैं किस तरह से लिखूंगा। मैं कौन कौन से कैपेसिटर्स को सॉल्व कर रहा हूँ, C2 और C3 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट मेरे को लिखने के लिए मैं इसको C23 से लिखूंगा। इसका जो रिजल्टेंट है वो मैं C23 से लिख रहा हूँ, और C23 से क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मेरे को ये ध्यान रहे कि मैंने कौन कौन से कैपेसिटर्स को सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन में। ओके, सो 1/C2 डिवाइड बाय 1/C3। आप लोग शॉर्ट मेथड से करना चाहते हैं तो शॉर्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है कैपेसिटर के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, ये उनके लिए है कि इस तरह से आप इनको सोल्व करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं हम, ये सीरीज में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्या इसका रिजल्टेंट आएगा, और इसके साथ वो पैरेलल में होगा तो उसका क्या रिजल्टेंट आएगा। सो दिस विल बी 1/8 प्लस 1/4। देखो ये जो सीरीज में है, अब सीरीज में आपको पता है कि कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो उल्टा होता है, किसके कंपैरिजन में, रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो रजिस्टर्स का जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, रजिस्टर्स का जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2, लेकिन कैपेसिटर में सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा, अब इसमें एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम विल बी 8, ये 8 से 8 कैंसिल होगा, दिस विल बी 1 here 2, so this will become 3/8। अब लास्ट में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करोगे तो C23 कितना आ जाएगा, 8.3, 8/3 माइक्रोफैरेड। सो दिस इज द C23। तो हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लिए तो अब देखिए क्या सर्किट बन जाएगा। अब हम इन दोनों कैपेसिटर्स की जगह पर सिर्फ एक ही कैपेसिटर दिखाएंगे, और वो कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा जिसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, जिसको हम लोग लिख रहे हैं C23 से, एंड इट्स कैपेसिटेंस इज 8/3 माइक्रोफैरेड। अब ये जो 8/3 माइक्रोफैरेड है ये C4 के साथ किसमें है, पैरेलल में। अगर ये C4 के साथ पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, कौन कौन से कैपेसिटर को सॉल्व कर रहा हूँ, 2, 3 और 4 को, तो इसके रिजल्टेंट को मैं लिखूंगा 2, 3, 4 से। तो पहला कैपेसिटर है C23, दूसरा कैपेसिटर है C4, ये दोनों सीरीज में, और सीरीज के लिए ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का। इनको ऐड कर देते, ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 8/3 है और ये 4 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 3,
this is 8 and 12. This will be 20/3 microfarad. So this is C234. तो C234 भी हमने कैलकुलेट कर दिया 20 माइक्रोफेरेड, और ये जो 20 माइक्रोफेरेड इसका रिजल्टेंट आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट 20 माइक्रोफेरेड आ रहा है। तो अब सिंपल सर्किट क्या बनेगा? सिंपल सर्किट ये बनेगा कि जिसमें तीन ही कैपेसिटर्स होंगे। पहला होगा C1, दूसरा होगा जिसको हमने अभी सॉल्व कर लिया सारे कैपेसिटर्स को। कौन कौन से कैपेसिटर को सॉल्व करके लिखते हैं? 2, 3, 4 को सॉल्व करके लिखते हैं 20/3 माइक्रोफेरेड। अब इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में है तो फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, अब फाइनल रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे 1/C नेट या C टोटल लिख सकते हैं इसको। 1/ दिस वन इज C1, 1/C234, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/C5। ये लास्ट वाला जो कैपेसिटर था उसको हमने C5 से लिखा था जब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आएगा? 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1। व्हाट इज C1? C1 इज ऑफ 12 माइक्रोफेरेड, ये 12 माइक्रोफेरेड का है। और C2 कितना है? C234 कितना है? 20/3 है, ये 3 अपस्टेयर्स में आ जाएगा, एंड दिस विल बी 1/16। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में, चलो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, ये 20/3 था तो ये 3 अपस्टेयर्स में आ जाएगा। अब इसका जो एलसीएम आएगा 12, 20 और 16, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 240। सो 12 टू जा ये 20 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2 से कैंसिल होगा, सो दिस विल बी 12, और 16 240 से कैंसिल होगा, 16 को कैंसिल करेंगे 240 से, सो इट विल बी 15, ये आ जाएगा 15। इनको ऐड करेंगे 20 + 12 प्लस, अच्छा ये 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना था इसको, यहाँ 20 से 240 कैंसिल होगा तो 12 आएगा, 12 × 3 करेंगे, सो दिस विल बी 36, दिस विल बी 36, ये 36 आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे 20 + 36 + 15 को, इसको ऐड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 20 + 36, 56, 56 + 15, दिस विल बी 71/240। और ये तो 1/C नेट आ रहा है ना, हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो लास्ट में इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। लास्ट में इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आएगा C नेट इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 71। इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेना, सॉल्व कर लेना, तो ये इसका रिजल्टेंट है। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स सर्किट। जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हमने बनाया था ये उसका रिजल्टेंट है। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होगा नेमिंग करना, फिर ये पहचानना कि कौन कौन से सीरीज में, कौन कौन से पैरेलल में, फिर उसके बाद फॉर्मूलाज अप्लाई करने, बस इसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते जाएंगे। और लास्ट में जाकर के क्या सिंपल सर्किट बन रहा है? लास्ट में ए और बी के बीच में ये सारे कैपेसिटर मिलकर के सिर्फ एक ही कैपेसिटर के बराबर काम करते हैं। वो कैपेसिटर कितना है? वो कैपेसिटर है C नेट इज इक्वल टू 240/71 माइक्रोफेरेड। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3.38 के आसपास आएगा, 3.38 माइक्रोफेरेड। तो ये जो 5 कैपेसिटर थे ये मिलकर के ये सब कंबाइन होकर के कितने माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के बराबर काम करते हैं? 3.38 माइक्रोफेरेड के बराबर। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ इसमें आपको। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस हैं, बस फॉर्मूलाज का ध्यान रखना। Okay, so now I will write the next question. Next question is, this is the first capacitor, second and third. This one is of 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad. ये कनेक्शन यहाँ कनेक्ट कर रखा है और इस ये वायर कॉपर वायर लगा करके हमने एक कनेक्शन यहाँ दे रखा है।
अब देखिए इसमें ऐसे सर्किट में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका है एंड थ्योरी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो नए एंड बना लेंगे। उन एंड पर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से कैपेसिटर के एक एक टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसमें आपको सिंपल सर्किट बनाना है। सिंपल सर्किट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड बी। सो दिस इज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी। इसमें ये जो पॉइंट है इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको सेकंड लिख देता हूँ। अब इस फर्स्ट के साथ में तीनों कैपेसिटर का एक एक एंड कनेक्टेड है क्या, देखो ये इस कैपेसिटर का एक एंड 2 माइक्रोफेरेड वाला यहाँ कनेक्टेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड वाला एंड भी यहाँ पर कनेक्टेड है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, और 6 माइक्रोफेरेड का एक एंड भी यहाँ पर कनेक्टेड है। देख लीजिए 6 माइक्रोफेरेड का भी एक एंड यहाँ पर कनेक्टेड है। तो तीनों कैपेसिटर का एक एक एंड फर्स्ट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट टर्मिनल का 2 माइक्रोफेरेड का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया, फिर 3 माइक्रोफेरेड का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया, फिर जो तीसरा कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का उसका भी फर्स्ट एंड हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। दूसरा एंड कहाँ कनेक्टेड है, तो आंसर है कि ये 2 माइक्रोफेरेड का दूसरा एंड कनेक्टेड है इस सेकंड पॉइंट पे, ये सेकंड पॉइंट आ रहा है। इसी तरह से 3 माइक्रोफेरेड का सेकंड एंड यहाँ पर कनेक्टेड है, इसी तरह से 6 माइक्रोफेरेड का ये सेकंड एंड यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इन तीनों कैपेसिटर का एक एक एंड सेकंड पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो तीनों कैपेसिटर के एक लास्ट सेकंड पॉइंट को हम लोग कहाँ कनेक्ट कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे सेकंड पॉइंट पे, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इस तरह से ये सर्किट बनेगा। तो फर्स्ट और सेकंड आप इसमें कॉमन पॉइंट्स लेकर के ये पता कर सकते हो कि फर्स्ट के साथ में कौन कौन से कैपेसिटर का एंड कनेक्टेड है और सेकंड पॉइंट पर कौन कौन से कैपेसिटर का एंड कनेक्टेड है। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सर्किट। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये किस में आ रहे हैं, ये पैरेलल में आ रहे हैं। और पैरेलल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पैरेलल के लिए हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। So this complete circuit will be work as the capacitor of 11 माइक्रोफेरेड। तो ये पूरा जो सर्किट मैंने बनाया था ये 11 माइक्रोफेरेड के बराबर काम करेगा। ओके, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बात और सुन लो, जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी सप्लाई को, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। अल्टरनेटिंग करंट हमने अभी पढ़ा नहीं है, इस ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसमें मैंने आपको चार्जिंग का फिनोमेना बताया था, कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, और डिस्चार्ज कैसे होता है। और ये जो करंट होता है वो इंस्टेंटेनियस करंट होता है, मोमेंटरी करंट होता है। मोमेंटरी करंट का मतलब है कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये बैटरी लगाई, अभी ये जो कैपेसिटर था ये डिस्चार्ज था, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। मैंने ये स्विच यहाँ पर लगा रखा है और एक इस सर्किट में बल्ब भी कनेक्ट कर रखा है ताकि मैं ये देख सकूं कि इसमें करंट तो फ्लो नहीं हो रहा। यहाँ हम इसमें एमीटर लगा देंगे, यहाँ हम इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, जिससे हम लोग ये देख सकें कि सर्किट में करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। तो ये जो भी कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी सी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये 12 वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी जैसे ही कनेक्ट की, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते क्या हुआ, इसके प्लस टर्मिनल ने, बैटरी के प्लस टर्मिनल ने इसके फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये वाली प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज होती जा रही है, और जैसे जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज होती जा रही है ये अपने सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर रही है। तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो होता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये जो करंट है इसको बोलते हैं मोमेंटरी करंट। तो डीसी करंट फ्लो होना बंद हो गया, स्विच ऑन करोगे बल्ब जलेगा, बंद हो जाएगा। ये कब तक जलेगा, तो आंसर है कि जब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से, इस फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब तक इधर जा रहे हैं और माइनस प्लेट से जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तब तक इसमें करंट फ्लो होगा, उसके बाद करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमने बोला कि ये किसको ब्लॉक करता है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। इसीलिए इसको कौन से सर्किट में यूज करते हैं, तो आंसर है फिल्टर सर्किट में यूज करते हैं। जब हम
कन्वर्ट करेंगे एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, तो उस तरह के जो भी सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हम लोग कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। ओके, अच्छा अब आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी ये है कि अब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज फ्लो होगा क्या? तो आंसर है फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर भी मूव नहीं करेगा। ओके, अब हमने क्या किया, इस सर्किट से ये बैटरी और बल्ब दोनों को हटा दिया आपने। अब ये जो कैपेसिटर आपके सामने है, ये चार्ज कैपेसिटर है। ये कैसा कैपेसिटर है? ये चार्ज कैपेसिटर है। अब हम इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोड लगाना पड़ेगा। तो हम इसके साथ लोड कनेक्ट करते हैं। लोड मतलब कि कुछ रेजिस्टेंस या कोई बल्ब कनेक्ट कर देंगे जो इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। तो ये सर्किट बनाया, लेकिन इस सर्किट में एक स्विच लगाना पड़ेगा। अभी स्विच ऑफ है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है? तो आंसर है 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो कर सकता है। कहां से कहां फ्लो करेगा? प्लेट्स के बीच में तो खाली जगह है, ये तो ओपन सर्किट है, इधर तो फ्लो नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के वायर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से निकल करके किस तरफ जाने शुरू हो जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से निकल करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, तो इधर का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, इधर का पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, और ये बल्ब ऐसा ग्लो होता है, फिर बंद हो जाता है। तो फिर से मोमेंटरी करंट क्या हो रहा है? इसमें फ्लो हो रहा है, मोमेंटरी करंट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करते ही डिस्चार्ज हो जाता है, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो होता है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। अगर इसको अल्टरनेटिंग करंट के साथ यूज करेंगे हम लोग, तो अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो हो सकता है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, अभी देख लीजिए। ये कैपेसिटर है, इसके साथ में एक तो मैंने एसी पावर सप्लाई का सोर्स लगाया, जनरेटर, और आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे आती है? तो आंसर है 50 हर्ट्ज से। अब 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज का मतलब है कि इसकी सोर्स की जो पोलैरिटी है वो 1 सेकंड में 50 बार चेंज होगी। जैसे अभी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर के इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने शुरू होते हैं, और ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इतनी देर में इसकी पोलैरिटी बदल जाती है, ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि जिसमें करंट जो है वो कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा? डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा कंटिन्यूसली। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, अल्टरनेटिंग करंट, द करंट whose direction changes, whose magnitude changes continuously, whose magnitude changes continuously, जिसका मैग्नीट्यूड कम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है। पीरियोडिकली का मतलब है कि एक सर्टेन टाइम के बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से होता है। डायरेक्ट करंट का क्या ग्राफ होता है? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइम, और यहाँ लिखेंगे करंट, और ये करंट कांस्टेंट रहते हैं टाइम के साथ साथ, और डायरेक्शन भी नहीं बदलती है। तो जैसे जैसे टाइम आगे चलता जा रहा है, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, करंट जो था वो 3 एम्पियर था, वो 3 एम्पियर ही रहेगा सर्किट में, चेंज नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ जो है वो इस तरह का होता है, साइन वेव। वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, तो वाइब्रेशनल मोशन के ग्राफ हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, ऑसिलेशन में, वेव्स में। तो ये उसका ग्राफ है। सो यहाँ पर जीरो करंट है, इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा वो प्लस आई है, दूसरी डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा वो माइनस आई है।
तो करंट पहले एक डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, मैक्सिमम जाता है 5 एम्पियर तक। फिर 5 एम्पियर से 4 3 2 1 0, फिर 0 हो जाता है फिर से। अब 0 होने के बाद दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता है, दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा तो -1 -2 -3 -4 -5, फिर से -4 3 2 1 फिर 0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या कहता है? अल्टरनेटिंग करंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वो चलेगा नहीं, वो वाइब्रेट करेगा। देखो मैंने फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज बताई है, तो ऐसी कितनी वेव्स बनेंगी? तो आंसर है ऐसी 50 वेव्स बनेंगी। और 50 वेव्स में 50 बार करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, 50 बार करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग T/4 से लिखते हैं, ये T/2 से लिखा जाता है। दिस इज 3/4T एंड दिस इज कैपिटल T। कैपिटल T मतलब 1 टाइम पीरियड। तो ये जो एक्सिस है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? वो एक्सिस हम लोग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। तो टाइम के साथ साथ करंट पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर 0 होता है, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है पीरियोडिकली। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरी वेव को कंप्लीट होने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आप मेरे को ये बताओ डायरेक्शन कितने टाइम के बाद में चेंज हो रही है? तो आंसर है हाफ सेकेंड। तो हाफ सेकंड तक करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है, फिर हाफ सेकंड तक करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है, फिर नेक्स्ट हाफ सेकंड में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ सेकंड में नेगेटिव। तो एक सर्टेन टाइम के बाद में, मतलब कि हाफ सेकंड के बाद में करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। तो इसीलिए लिखा जाता है मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली बदलता है। देखो कंटिन्यूअसली बदल रहा है क्या? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5, फिर इसी तरह से ये कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड जिसका कंटिन्यूअसली बदलता है, डायरेक्शन पीरियडिकली बदलती है, ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ओके, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अभी हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में, लेकिन उससे पहले आपको EMI पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपको ये सीखना पड़ेगा कि एक जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट को बनाता है। एनीवेज, अब देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें बल्ब अटैच कर दूंगा तो क्या होगा? तो 1 सेकंड में 50 बार पोलैरिटी बदलेगी, कभी ये प्लस, कभी ये प्लस, कभी ये प्लस, कभी ये प्लस। अब जब ये प्लस हो जाएगा तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खत्म होकर के इधर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी पोलैरिटी प्लस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। फिर से इतनी देर में पोलैरिटी बदल गई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्लस की तरफ आ जाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने से ये बार बार चार्ज डिस्चार्ज ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने जो यहाँ बल्ब कनेक्ट किया वो बल्ब कंटिन्यू ग्लो करेगा, वो बल्ब कंटिन्यूअसली ग्लो करेगा। तो ये किसको अलाउ करता है? तो आंसर है कि जब हमने कैपेसिटर के साथ में अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ा तो ये अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने देता है। तो हम लोग बोलते हैं इट अलाउज AC एंड ब्लॉक्स DC। तो एक कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, AC को अलाउ करता है, अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है। ओके, और ये बल्ब 50 टाइम्स ऑन होगा, 50 टाइम ऑफ होगा, लेकिन हमें तो इसका पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो इमेज है वो कितने टाइम के लिए स्टोर रहती है? 1/16 सेकेंड के लिए। हम जो भी आसपास के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो हमारे ब्रेन में 1/16 सेकेंड्स के लिए स्टोर रहते हैं। मतलब कि कितने फ्रेम्स पर सेकेंड चेंज हो सकते हैं? तो आंसर है 16 हर्ट्स। अगर फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्स है, ये बल्ब 16 बार ऑन होगा, ऑफ होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये फ्लिक करता है, ऐसा ऑन ऑफ हो रहा है, पता लगेगा। मान लो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स है, तब भी हमें पता लग जाएगा। मैक्सिमम 16 हर्ट्स तक होगी ना, तब हमें इसका फ्लिक दिख जाएगा कि ये ऑन ऑफ होता है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्स से ज्यादा होती है तो हमें लगेगा कि ये कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या नहीं कर पाएगा, इतना इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है वो कितनी है? 16 हर्ट्स तक के चेंजेस को हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग मोबाइल फोन में जो वीडियोग्राफी बनाते हैं, वो वीडियोग्राफी एक्चुअल में क्या होती है? वो 30 फ्रेम पर सेकेंड, 30 फ्रेम पर सेकेंड। 30 फ्रेम पर सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड में वो 30 इमेजेस लेता है। जो कैमरा होता है वो 1 सेकेंड में 30 इमेजेस को कैप्चर करता है। अब जब वो 30 इमेजेस एक वीडियो प्लेयर उसको प्ले करता है,
एक साथ चलाता है तो हमें लगता है कि वीडियो चल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल में वो फोटोज की सीरीज होती है। एक्चुअल में वो फोटोज की क्या होती है, पिक्चर्स की सीरीज होती है, और 1 सेकंड में 30 पिक्चर्स लेता है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारे सामने से पिक्चर्स जारी होती हैं, तो आंसर है 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हमारे सामने से पिक्चर्स जाती हैं, तो हमें लगता है कि वो वीडियो चल रही है। लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दोगे, 16 हर्ट्ज पे ले आओगे, 15 हर्ट्ज पे ले आओगे, तो आपको पता लगेगा कि पिक्चर्स चेंज हो रही हैं। ओके, तो बल्ब 50 बार ऑन होगा, 50 बार ऑफ होगा, लेकिन हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी इमेज को 1/16 सेकेंड्स के लिए स्टोर करके रखता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ इमेज। रिटेंशन ऑफ इमेज, कितने समय के लिए इमेज हमारे ब्रेन में रहती है। अब इंपॉर्टेंट बातें याद हो चुकी हैं। कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शायद हो सकते हैं टेस्ट में भी मिल जाए। कल टेस्ट है आपका गूगल फॉर्म का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 4.5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड। 4.5 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड and 3 microfarad, and they are connected to a source of 12 volt. ये 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। You have to calculate, you have to find potential difference across 4.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। जो 4.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के बाद आपको चार्ज की वैल्यू बतानी पड़ेगी। चार्ज की वैल्यू बताने के बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की सीरीज क्या होगी, देखिए क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले तो नेमिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप C1, ये जो कैपेसिटर है C2 है, और इस कैपेसिटर को हम लोग C3 नेम दे देंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको V1 से लिखेंगे, और इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको V2 से लिखेंगे। ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये स्टडी किया था हमने, पैरेलल वालों में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे और एक सिंपल सर्किट बनाएंगे। एक इंटरमीडिएट सर्किट आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के काम में आएगा। ये 6 और ये 3, ये दोनों किसमें है, तो आंसर है ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं C23। 2 और 3 को सॉल्व कर रहा हूं तो C23 लिख दिया। C2 प्लस C3, दिस विल बी 6 प्लस 3, 9 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 9 माइक्रोफेरेड आ रहा है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और इन दोनों के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे C23, दे आर वर्किंग एज 9 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये 9 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के। देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, और इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V2। अब टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो पहले, तो टोटल तो भी आया नहीं है। अब ये C1 और C23 ये दोनों किसमें, ये दोनों पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका रिजल्टेंट लिखेंगे 1/C net इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C23। ये दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो सीरीज के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। C1 की वैल्यू क्या है, 1/C1, C1 इज 4.5, 1/C23, C23 इज 9, तो एलसीएम इसका 9 आएगा। तो 1/CNet इज इक्वल टू डिवाइड बाय 9, ये कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 1, सो दिस विल बी 3/9, 3/9 रेसिप्रोकल कर दो। CNet is equal to 9/3. So this whole circuit will work as the capacitor of 3 microfarad. अब मैं इसका सिंपल सर्किट बना रहा हूँ। देखो, सिंपल सर्किट वो होता है जिसमें एक ही कैपेसिटर होगा और एक ही बैटरी होगी। तो ये बैटरी 12 वोल्ट की है, और भैया जी इसका
कैपेसिटेंस आ रहा है 3 माइक्रोफेरेड। अब आप मेरे को बताएंगे ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये 3 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है ये कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो चार्ज स्टोर की कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी। सी कौन सा है, तो आंसर है सी नेट है। वी कौन सा है, जो बैटरी लगा रखी है वी वोल्ट की। तो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है ये कैपेसिटर, 3 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट। फेरेड इंटू वोल्ट, इसको कूलम बोलते हैं। 12 इंटू 3, दिस विल बी 36, और माइक्रो की जगह माइक्रो रहेगा। फेरेड इंटू वोल्ट, फेरेड इंटू वोल्ट को क्या बोला जाता है, कूलम बोला जाता है। तो ये प्लस माइनस 36 कूलम का चार्ज स्टोर करेगा। एक प्लेट पे प्लस 36 माइक्रो कूलम होगा, दूसरी प्लेट पे माइनस 36 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। अच्छा, अगर मैं इस कैपेसिटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसा कि यहाँ किया गया, इन दोनों को कंबाइन करके तो लिखा था हमने 3 माइक्रोफेरेड, तो मैंने 3 माइक्रोफेरेड को ऐसा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो आंसर है 36 माइक्रोकूलम का। ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, 36 माइक्रोकूलम का। क्यों, क्या कारण है इसका, क्या बताया था मैंने? सीरीज में क्या होता है, द चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ये पॉइंट्स आप देख लेना, लास्ट के लेक्चर्स में मैंने लिखे थे, 6 पॉइंट लिखे थे सीरीज के, 6 पॉइंट लिखे थे पैरेलल के। तो उन लेक्चर्स में देखना कि अगर जो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो वो सेम चार्ज को स्टोर करते हैं। तो इसमें भी 36 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसमें भी 36 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब यहाँ का पोटेंशियल बता सकते हो क्या, 4.5 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? सो हियर वी विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। 4.5 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फॉर्मूला बनाओ, क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। सो V इज इक्वल टू Q अपॉन सी, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी। लेकिन ये फॉर्मूला तो सही नहीं है। यहाँ के पोटेंशियल को क्या लिखा गया, V1 से, तो आप V क्यों लिख रहे हो, तो इसको लिखेंगे V1। पोटेंशियल डिफरेंस जो है 4.5 के अक्रॉस V1 है, चार्ज Q है, Q चार्ज को स्टोर कर रहा है, और कैपेसिटेंस कितना है, तो आंसर है C1। वैल्यू पुट कर दो, चार्ज है 36 माइक्रोकूलम का, कैपेसिटेंस कितना है, तो आंसर है कैपेसिटेंस है 4.5 माइक्रोफेरेड का। अब देखो इसमें पहले तो इसको देखो कि 4.5 माइक्रोफेरेड और 36 माइक्रोफेरेड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, ये माइक्रो से माइक्रो 10 टू द पावर -6 से -6 कैंसिल। कुलॉम पर फेरेड, कुलॉम पर फेरेड को वोल्ट बोला जाता है, और ये भी कैंसिल हो रहा है, 4.5 36 से 8 टाइम्स कैंसिल होगा, सो दिस विल बी 8 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी जब लगाएंगे तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस रहेगा। इसके अक्रॉस अगर पूछता क्वेश्चन में तो क्या बताते, तो आंसर है इसके अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। तो 8 वोल्ट अगर फर्स्ट कैपेसिटर ने ले ली, कंज्यूम कर लिए हैं, तो सेकंड कैपेसिटर इस चार्ज को स्टोर करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो आंसर है 4 वोल्ट की एनर्जी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।